धारा इतनी नादान थी कि उसे पढ़ने के अलावा कुछ नहीं सूझता था। मीत से उसकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन धारा ये शादी नहीं करना चाहती थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर वालों का सबका प्रेशर था कि पहले धारा की शादी हो जाए, फिर चाहे मीत उसे पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है। इतना पापड़ बेलने के बाद भी धारा की शादी मीत से हो गई थी, लेकिन धारा ने जो कुछ भी उस शादी को तोड़ने के लिए किया था वो मीत भूला नहीं था और धारा से उस सब का हिसाब लेना चाहता था। जो कुछ भी धारा ने किया था उसके लिए सुहाग रात पर मीत उसे सज़ा देने वाला था, ऐसी सज़ा जो वो कभी ना भूलती। और आज धारा उसके कब्जे में आ चुकी थी। धारा उसको पसंद तो करती थी, लेकिन वह अपनी पढ़ाई के बीच में मीत को नहीं लाना चाहती थी। लेकिन आज तो उसकी सुहाग रात थी और इस रात को मीत एकदम अलग यादगार बनाना चाहता था। उसे बाहों में भरते उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी और धारा से कहा था, यही तुम्हारी सज़ा है कि इस रात में मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा और आज तुम्हें बताऊंगा कि मोहब्बत किसे कहते हैं। धारा मीत को अपने इतने करीब देखकर घबरा गई थी। उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। धारा, तुम तो पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती थी ना, पर इस मरीज का पहले इलाज तो करो। जिसके दिल में इतना दर्द है वह अपने शर्ट के बटन खोलता। धारा अब मीत को देखकर डर रही थी। उसने आते ही धारा के लहंगे के दुपट्टे को एक तरफ किया और फिर उसके ब्लाउज़ के जिप को भी खोल गया। उसके बैक साइड के गर्दन पर उसे चूमने लगा। धारा अब कुछ और ही महसूस कर रही थी। मीत का चूमना उसे बहुत अच्छा लग रहा था और एक अलग ही एहसास दे रहा था, जो कुछ दिन पहले ही उसने अचानक से चंदा और सरजू भाई को देखा था, वह उसके सामने आ गया था। मीत भी तो उसी तरह उसको चूम रहा था और उसे एक अलग ही एहसास दे रहा था। धीरे धीरे मीत बहकता चला गया और धारा को अपने नीचे करते उसकी चीखें निकलवा चुका था। धारा उस मीठे दर्द को बर्दाश्त करती मीत का जुनून भी सह रही थी। अब धीरे धीरे सिसकियां ले रही थी और ये फीलिंग उन्हें एक अलग दुनिया में ले गया था। रात भर धारा की आहें और सिसकियों ने पूरा कमरा महका दिया था। मीत तो कई दिनों से भरा पड़ा था। उसने भी धारा को कई जगह से लाल किया था। जब जब धारा की वो बात याद आती जब उसने शादी से मना किया था। अगर मेरी मानो तो आपको मेरी जरा भी फिक्र है तो आप ये शादी नहीं करोगे, उसके सामने खड़ी शर्त रख रही थी। अच्छा, और मैं ये शादी क्यों नहीं करूँगा? वह अपने सीने पर हाथ रखकर उस आफत को देख रहा था जिसे कल वह अपनी अर्धांगिनी बनाने वाला था और पूरी जिंदगी उस आफत के साथ बिताने वाला था। क्यों दूल्हा भाग जाएगा? वह हंसते हुए वजह पूछ रहा था और उसी के अंदाज में उससे पूछा, क्यों? क्या दुल्हन किसी और से मोहब्बत करती है और वह मुझ जैसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती? वह भी मुस्कुराकर बोला, क्या बात है धारा, प्लीज जाओ अब अपने कमरे में। वह उसे माथे पर बल डाले घूरते हुए बोला। बाहर जहाँ सब मेहंदी के फंक्शन से अभी फ्री होकर आराम करने के लिए बैठे थे, वहीं एक आफत उसके कमरे में फिर से आई। वही बात दोहरा रही थी, प्लीज़ मीत मान जाइए ना, आप कितने अच्छे हैं, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, वह विनती करते बोली। मीत एकदम से परेशान हुआ और उससे पूछने लगा, आखिर क्यों तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। मेरा शादी से दूर दूर तक अभी कोई संबंध नहीं। मैंने तो बहुत सारा पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, अपना कैरियर बनाना है। अभी तो मेरी एज ही क्या है जो मैं शादी करके बच्चे पैदा करूं? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? वह अपनी बताते उसने उसके पैरों से ज़मीन खींच ली थी। मतलब वह शादी नहीं करना चाहती थी और घर वालों से बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी और उसे ही बलि का बकरा बना रही थी। तुम क्या पागल हो गई हो? मेरे कमरे से अभी निकलो। वो माथे पर बल डाले बोला, देखिए अगर तुम्हें इस पागल से अपनी जान छुड़ानी है तो इस शादी से मना कर दो। मना तो मैं भी नहीं कर सकता, इतना औकात हमें दिया किसने है? एक काम करें, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ और भाग जाओ। आप लड़कों का क्या है, एक आधी रात बाहर भी रहोगे तो फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहना। हम लड़कियां तो भाग भी नहीं सकती। वह 18 साल की थी, लेकिन पता उसे सब था। जो अपने सामने खड़े 32 साल के मीत को समझा रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा धारा, इसलिए बिना कोई बखेड़ा किए चुपचाप अपने रूम में जाओ। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ मीत, अगर मैं भाग जाऊँ तो क्या होगा? वह कितने मज़े से बोलते जा रही थी। दूसरी तरफ मीत का खून खौल उठा था। तुम भाग कर तो दिखाओ, तुम्हारी टांगें ना तोड़ दी तो कहना। वह गुस्से से उसकी कलाई थामे बोला, तो फिर आप भाग जाओ ना प्लीज। उसकी टोन आखिर फिर वहीं पर आकर रुकी थी। अच्छा सोचूंगा। उसे वहां से ना जाता देखा तो मीत ने झूठी हामी भर ली। सच में वह बेकाबू होते उसके दोनों बाजू थाम गई तो मीत उसकी गोरी कलाई को देखते उसका हाथ पीछे कर गया।
वह अभी तक उसके लिए पवित्र नहीं थी, क्योंकि उसके साथ उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसका पास आना मीत को अभी चुभ रहा था, पर वह जानता था एक बार शादी हो जाए फिर गिन गिन कर सब बदले ले लूँगा। हाँ, भाग जाऊँगा, तुम खुश हो जाओ। और अब जाओ अपने रूम में, मुझे फिर से इधर उधर दिखाई ना दे देना। अब समझी? वो उसे गुस्से से बात करता आंखें दिखा रहा था। पक्का प्रॉमिस? नहीं घूमूंगी, बस आप भाग जाना। मेरे प्यारे दोस्त, उसके गाल खींचते प्यार से बोलती बाहर निकल गई, जबकि मीत ने आंखें मीचे अपना उमड़ता हुआ गुस्सा कंट्रोल किया था। वह कहीं जाने वाला नहीं था, लेकिन वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले उसके सामने, इसलिए हामी भरी थी, जबकि सुबह होने में अब कुछ घंटे ही बाकी थे। सो गया मेरा शेर, सरजू ने बिस्तर पर थके हारे अंदाज में आकर बेड के सिरहाने से टेक लगाते चंदा को देखते पूछा। बहुत थकाता है आपका बेटा मुझे, सच में बहुत नाचना चाहता है। जब से ये पैरों से चलने लगा है तब से वह आगे आगे और पूरा घर पीछे पीछे होता है। अभी सिर्फ 2 साल का हुआ नहीं है, इतनी स्पीड से भागता है जैसे उसके पाँव में पहिए लगे हो, और फिर हर चीज को उठाकर मुंह में डालना शुरू कर देता है। समझ नहीं आता माएँ कैसे संभालती हैं बच्चों को। वे अपनी उंगलियों से अंगूठी को उतारते, एक तरफ रखते, अपने उंगलियों को सहलाते। अपना ड्रेस भी चेंज कर चुकी थी, मेकअप भी रिमूव कर दिया था, लेकिन झुमके नहीं उतारे थे, क्योंकि लक्की को माँ के झुमकों से खेलना होता था, और दूध पीते तो उसका सारा ध्यान माँ के झुमकों पर ही होता था। वह हाथों में थामे सोता था। चंदा ने उसके आसपास बाहें फैलाकर उसे अपने सीने से लगा लिया, उसके माथे पर होंठ रख दिए। चंदा को अपने अंदर एक सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ। इस वक्त घर में शादी वाला माहौल भी है, मेहमानों का आना जाना भी है, और फिर ढेरों काम भी है। मैं तो खुद इतना थक गई हूँ यार, क्या बताऊँ। अब भगवान करे कल सब कुछ अच्छे से बीत जाए और शादी हो जाए तो तसल्ली हो जाएगी। वह बस इतना ही बोल पाई थी। सरजू ने उसकी नींद से भरी आवाज़ महसूस की तो उसका सर नीचे तकिए पर रखते उस पर अच्छे से कंबल उड़ा दिया। खुद उठने लगा। कहाँ जा रहे हैं? वह उसकी कलाई थाम गई। नींद में भी उसे सरजू का उठकर जाना बर्दाश्त नहीं हुआ था। मेरी जान, मैं नहाने जा रहा हूँ, सो जाओ, आखिर तुम इतना थकी हुई हो, कहीं मैं भी ना थका दूँ तुम्हें। उसके कान में घुसकर कहता, उसकी कनपटी पर अपने होंठ से किस करता पीछे हटा था। वह मुस्कुराई। मैंने कब कहा आपके लिए मैं थकी हुई हूँ? वह गंभीर शब्दों में बोली। सरजू की हार्ट बीट तेज हुई। जानती हो कितना जुनूनी हो जाता हूँ, और इस वक्त तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं मुझे सहने की, इसलिए ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ। सुबह होने वाली है और ढेरों काम तुम्हारे इंतज़ार में है। सो जाओ, थोड़ी देर आराम करो, उसे प्यार से कहते पीछे हटा था। सरजू आ जाओ मेरे पास। वह नींद में जाकर भी उससे बात कर रही थी। पागल, मर जाओगी। वह उसके पास होते उसके कंधे पर अपना होंठ रखती खिलखिलाकर हंसती। कौन मरता है प्यार पाकर भला? वह उसे छेड़ते बोली, जबकि वह अपनी आशिकाना निगाहों से सरजू को बहकने पर मजबूर कर रही थी। सरजू ने उसके होंठों पर फोकस किया और उसे अपने मुंह में भर लिया और उसे चूमने लगा। उसे बेकाबू कर गया था, जबकि उसके धड़कनों का सफर तय करती मुजोरी करने लगी, सूरज को छेड़ने लगी। उसके मध्यम सिसकियां आंखों में बदलते सूरज को मदहोश करने लगी, लेकिन फिर भी वो खुद पर कंट्रोल कर गया। अपने पत्नी का आराम का ख्याल था उसे। वह जो उसके चाहत को आंखों से ही समझ लिया करती थी, तो वह क्यों न समझता कि वह इस वक्त बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। चंदा वह धीरे से उसके कान में बोलता उसको अपने कलेजे में चिपका लिया और उसके सर पे हाथ फेरने लगा, उसके गर्दन को चूमने लगा। फिर उसे धीरे से कहा, सो जाओ मेरी जान। वह उसके होंठ पर धीमे से किस करता पीछे हट गया। सरजू, मुझे प्यार दो। वह उसे अपनी तरफ खींच गई। मेरा सब कुछ मेरी जान का है, आज रात नहीं दूंगा, क्योंकि अभी सुबह होने वाली है, पूजा आराधना का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर आराम कर लो। वह उसके माथे पर चूमते उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, और वे जो अपने आप को उस पर निछावर करने को बेकरार बैठी थी, 1 मिनट से पहले ही नींद की वादियों में खो गई। सरजू ने धीरे से उस पर कंबल ठीक किया और खुद नहाने चला गया। क्यों फ़ोन नहीं लग रहा? कहाँ है ये? ध्यानचंद का दिमाग घूम गया था, और ऐन शादी के टाइम ही मीत गायब हो गया था, जबकि अंदर दुल्हन बनी बैठी धारा के दिल में अब लड्डू फूट रहे थे। फाइनली उसकी बनाई स्कीम कामयाब हो गई थी। दूल्हा शादी से भाग गया था, उसके दिल को सुकून मिल रहा था। वह पहली दुल्हन थी जो अपने दूल्हे के भाग जाने पर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बिजी थी, जबकि बाहर सबकी जान पर बनी हुई थी। उस घर को खूब रोशनियों से सजाया गया था। इतना बड़ा घर था, इसलिए शादी घर में ही होनी थी। फिलहाल मेहमानों को खाने के लिए शहर के सबसे बड़े होटल में दावत दी गई थी। घर में सिर्फ कुछ रिश्तेदार ही मौजूद थे। परिवार, दोस्त, दूर के रिश्तेदारों को भी सीधे डायरेक्ट हॉल में ही बुलाया गया था।
उसकी एक बड़ी वजह माँ थी, जो चल फिर नहीं सकती थी। उनके लिए शादी का प्रोग्राम घर में ही सेटल किया गया था। मंडप, फेरे, जयमाला सब कुछ घर में ही होना था। उनके मौजूदगी में नहीं उठा रहा फ़ोन, पता नहीं अचानक कहाँ चला गया। सरजू भी परेशान हो गया था। इतनी लापरवाही वो कैसे कर सकता था। रामचंद्र भी परेशान हुए। आखिर उनकी बेटी का सवाल था। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। हर किसी को क्या जवाब देते। उनकी बेटी की शादी होते होते क्यों रुक गई थी, जबकि अंदर जाकर कोई बेटी से पूछता। जिसका दिल कर रहा था वह भंगड़ा पर नाचे। आखिर उसकी भगवान से सारी विनतियां रंग ले आई थी। शादी से उसकी जान छूटी थी। ध्यानचंद रामचंद दोनों जिगरी दोस्त थे। उनका घर रामचंद्र के घर के बगल में ही था। उन दोनों का आंगन एक ही था, जो कि बहुत बड़ा हॉल बन जाता था। उसमें कई प्रोग्राम एक साथ हो सकते थे। रामचंद्र ध्यानचंद आपस में पार्टनरशिप में बिजनेस करते थे। ध्यानचंद के दो बेटे थे, सरजू और मीत। सरजू की शादी उसके पसंद से हुई थी, जबकि उसकी माँ की इतनी इच्छा थी कि वह अपनी सहेली की बेटी को सरजू की दुल्हन बनाती। पर सरजू की इच्छा पर वह चुप हो गई थी और चंदा उन्हें जरा भी पसंद नहीं थी। अपना सारा गुस्सा वक्त वक्त पर वह चंदा पर निकालती रहती थी। रामचंद्र की इकलौती बेटी धारा, जिसका रिश्ता बचपन से ही मीत से तय किया गया था, अब बड़ों ने फैसला कर लिया था इस रिश्ते को भी अब मजबूत कर दिया जाए। पर यहाँ तो समस्या ही पैदा हो गई थी। दोनों दोस्त उस वक्त बेहद परेशान खड़े थे। मीत का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा था। पापा, काफ़ी देर हो गई, मैंने होटल में मेहमानों को खाना खिलवा दिया है। अब ये बताकर और ज़्यादा नहीं रोक सकता कि भाई गायब हो गया है। शादी रुक गई है, अजीब बेइज्जती है। सरजू गुस्से से अपने होंठ भींचते हुए कह रहा था। तो मैं कह रहा हूँ सरजू, ये मीत का बच्चा आज मेरे हाथ से बचेगा नहीं। वह अपना गुस्सा बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते बोले। दीदी, आपकी शादी तो रुक गई है, अब क्या करोगी? पास बैठी छोटी कजन ने अफसोस से पूछा। भगवान का धन्यवाद है, अचानक से धारा के होंठ से ये बात निकल गई थी। आसपास बैठी सभी औरतें हैरानी से उसे देख रही थी। मेरा मतलब है, हर समय भगवान का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। मैं तो भगवान के हर फैसले पर खुश हो जाती हूँ। मन ही मन वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और सर झुकाकर बोली। आसपास औरतें बड़ी तरसती हुई नज़रों से उसे देखकर बोली, इतनी प्यारी बच्ची है, पर इसकी किस्मत तो देखो, कैसे लफंगा छोड़कर भाग गया इस बच्ची को। एक औरत ने हमदर्दी में कहा। क्या पता कोई और पसंद आ गया हो उसे, घर वाले ना माने हो, जबरदस्ती कर रहे हो और वह इसी कारण भाग गया हो। हाँ बहन, मुझे तो यही लग रहा है, कोई प्यार व्यार का चक्कर होगा। अभी उसके साथ यही सारी औरतें अफसोस कर रही थी। एकदम बम धमाके वाली न्यूज़ धारा को अंदर तक हिलाकर रख दिए थे। मीत वापस आ गया था। ये खबर सुनते धारा के चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। वह कैसे आ सकता है? वह तो भाग गया था, अब तो दी एंड हो जाना चाहिए था। उसे क्या ज़रूरत थी एंड टाइम पर हीरो वाली एंट्री मारने की? सारा खेल ही चौपट कर दिया उसने। वह दिल ही दिल में सोचती परेशान हो रही थी, जबकि बाहर अच्छा खासा शोर हो रहा था। मीत के माथे पर बैंडेज थी और एक पैरों पर। वह मैं एक दोस्त के साथ उसके घर गया था। मीत का एक्सीडेंट हुआ था। वह तो भगवान की कृपा थी कि उसका दोस्त उसके साथ था। उसी ने उसे अस्पताल पहुंचाया था और अब घर भी लेकर आया था। जगदीश, तुम हमें खबर ही दे देते, हम पहुंच जाते। पता भी है हम कितना परेशान हो रहे थे। सरजू ने अपने भाई की हालत देखते दुखी दिल से कहा था। मैंने ही मना किया था भाई, मैं नहीं चाहता था आप लोग मुझे इस हाल में देखकर परेशान हो जाए। वह गहरी सांस भरते बोला, हे भगवान, मेरे लाल को कितनी चोटें लगी हैं, मेरे बच्चे को। मनहूस लड़की अभी उसकी जिंदगी में आई नहीं और देखो एक के बाद एक दुर्घटना हो रही है मेरे बच्चे के साथ। सरजू की माँ रामचंद्र से हमेशा गुस्सा रहा करती थी और उसकी पत्नी से, क्योंकि सरजू की माँ नीलम की बहन कॉलेज के ज़माने में रामचंद्र से मोहब्बत करती थी, लेकिन रामचंद्र ने अपने माता पिता के पसंद से शादी कर ली थी। यही वजह थी वह रामचंद्र से बहुत चिढ़ती थी और उनकी फैमिली से, इन लोगों से बहुत नाराज रहती थी। सरजू की माँ अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। रामचंद्र ने हैरान नज़रों से अपने दोस्त की तरफ देखा था। मम्मी, ये दुर्घटना मेरी किस्मत में थी, और ये भी तो सोचो, भगवान मुझे मौत के मुंह से निकालकर वापस लाया है, शायद इस लड़की की किस्मत की वजह से, जो अभी कुछ देर में मेरे नाम से जुड़ जाएगी। मीत ने बहुत प्यार से और धीरज से माँ को समझाया था, जवाब दिया था। मतलब वह अब अपने साथ हुई दुर्घटना का जिम्मेदार धारा को नहीं ठहरा रहा था, लेकिन जिंदा बच जाने का क्रेडिट उस लड़की को ही दिया था। रामचंद्र उसके जवाब पर दिल ही दिल में बड़ी तसल्ली में हो गए थे। शादी की रस्में शुरू की जाने लगी थी। पंडित जी ने शादी की रस्में धीरे धीरे शुरू कर दी थी। अब धारा अपने मरे मरे कदमों से फेरे ले रही थी और सातों वचन ले रही थी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। क्या करती? मीत ने उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे। मीत ने भी खुशी से अपने सारे वचन पूरे किए थे। सभी खुशियां मना रहे थे।
सभी एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे थे। आखिरकार पंडित जी ने शादी संपन्न करवा दी। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। मीत ने पीछे होते चेयर के साथ टेक लगाते आंखें मूंद ली और सभी उसे आशीर्वाद दे रहे थे। जो वह सबका पैर छूते सबका आशीर्वाद ले रहा था। घर में ही स्टेज बनाया गया था। उसी वक्त मीत को होटल ले जाने का इरादा कैंसिल कर दिया गया था। अब फोटो सेशन शुरू हो चुका था। दोनों को स्टेज पर बिठा दिया गया था, जबकि धारा जालीदार घूंघट में थी। उसने गुस्से भरी निगाहों से मीत को देखना चाहा, लेकिन ना देख पाई। उसके साथ बैठी तो उसका हाथ हल्का सा टच होने पर जरा सा दूर खिसक गई, जिसे मीत ने जल्दी महसूस कर लिया था और धीरे से हाथ पीछे ले जाते उसके कमर में हाथ डालते उसे अपनी तरफ खींच लिया था। अपने बहुत ही पास करते अपने साथ बिठाया था। धारा का दिल धक से रह गया था। उसके हाथ का दबाव पहली बार अपने कमर पर महसूस करते कांप उठी थी और उसका कांपना मीत ने खूब महसूस किया था। उसके होठों को धीमी मुस्कान ने छुआ था। ये सब क्या हो गया? मैं तो मीत का जान ले लूंगी। जब भाग गए थे तो वापस क्यों लौटे? वह उस वक्त मीत के रूम में थी। सबके जाने के बाद बिस्तर से उठकर पूरे कमरे में चक्कर लगाते जा रही थी। अब तो चक्कर लगाते लगाते उसके पांव थक चुके थे। अब वो सेज पर आकर दुबक कर बैठी अपने सगुन के दुपट्टे को उतारने लगी, लेकिन बार बार उसका सगुन का दुपट्टा मुंह के आगे आ जाता, उसे तंग करने लगता। वह तो पहले उस दुपट्टे से अपनी जान छुड़ाना चाहती थी, अब झुककर अपना सैंडल का फीता खोल रही थी, जबकि उसके शरीर पर छोटा सा ब्लाउज अब उसकी दूधिया कमर को बाहर दिखा रही थी। धीरे से दरवाजा खुला। धारा ना देख सकी थी, उसका दरवाजे की तरफ पीठ थी, जबकि वह अपने सैंडल के फीते को खोलने में बिजी थी। मीत की निगाह उसके कमर पर जा ठहरी। वह पूरे मोहब्बत से उस पर नजरें जमाए आंखों में मोहब्बत भरे उसे देख रहा था। बहुत कुछ उसने सोच रखा था और सब पर काम करने वाला था। उसने धारा की जान को हथेली पर लानी थी। वह अब उसके बिना ना रह सके। वह उसके रंग में रंगती चली जाए, लेकिन उस आफत को काबू करना इतना आसान कहाँ था। भगवान की कृपा है जान छूटी इस दुपट्टे से। पता नहीं भाभी को इस दुपट्टे में क्या पसंद आया था। वह दुपट्टे को एक तरफ करती अपने नाजुक हाथों को दबाती उठ खड़ी हुई और अचानक पलटी थी। अपने सामने मीत को देखते एक बार फिर उसके जख्म ताज़ा हो गए थे। पास पड़े दुपट्टे को फिर से खुद पर ओढ़ते हुए मीत की तरफ बढ़ी। आप बहुत चीटर हैं मीत जी। आपने मुझे कहा था कि आप भाग जाएंगे, लेकिन आपने एंड टाइम पर आकर ये शादी होने से खुद को नहीं बचा पाए। सारा प्लान ही चौपट कर दिया आपको ऐसा। वह बोलते बोलते उसकी निगाह अब उसके माथे की बैंडेज पर जा ठहरी और बाजू पर बंधी पट्टी को देखते वह ठहर सी गई। ये सब कैसे हुआ? अब की बार उसकी आवाज़ लड़खड़ाई थी। वह उसके माथे पर लगी चोट देखती एक पल को सब कुछ भूली थी, जबकि मीत उसका हाथ थामे अपने दिल की धड़कनों पर रख चुका था। यहाँ भी बहुत गहरी चोट लगी है। जब तुम मेरे नाम के साथ खिलवाड़ करती हो, अब तो भगवान का डर करो। अब तो हम दोनों एक पवित्र रिश्ते में बंध चुके हैं। उसके सर पर हल्की सी थपकी लगाता उसे लेता बिस्तर की तरफ बढ़ा था। अपनी शेरवानी को खोलता एक तरफ कर गया था। अच्छा चलो अब बताओ ये सब चोट कैसे आई आपको? वह जानने के लिए बेचैन हो रही थी। बस यूं ही छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वह बेड से टेक लगाकर धीरे से बोला, मतलब आप भागे नहीं थे शादी से? तो तुम्हें पसंद करता हूँ, भला मैं क्यों भागता और हमारी वजह से दो परिवारों के बीच में दुश्मनी हो जाती। वह मुंह बनाकर बोला, फिर मुझसे झूठ कहा था आपने। मैं पागल थी, तुम पर भरोसा कर गई। धारा तो सदमे में चली गई। तुम्हारी गलती है। वह अपनी कमीज के बटन को खोलता अपनी बाजू बड़ी मुश्किल से सीधा करता कमीज उतार रहा था। मैं हेल्प कर दूं? उसके पास आकर बैठते बोली, नहीं दूर हो जाओ। वह एकदम से उसे झटक कर बोला। धारा ने हैरानी से उसे देखा। मैं अपने काम खुद करने का आदी हूँ और जाओ तुम भी चेंज कर लो। कौन सा तुम ये शादी करना चाहती थी जो यूं बन संवर कर बैठी हो? मीत के कहे गए शब्दों पर धारा का दिल दुख गया था। अब दिल से हो या जुबान से, शादी तो शादी होती है ना। वो बड़बड़ाते हुए उसके पास से उठी। मीत ने उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। वह उसके जख्मी बाजू पर हाथ रखकर खुद को गिरने से बचाती अपना हाथ जल्दी से हटा गई। तुम मानती हो इस शादी को? वह उसको पूरा अपने बाहों में लेता उसकी कमर को अपनी पकड़ में ले गया। क्या आप नहीं मानते? वह उल्टा उसी से सवाल करने लगी। शादी से मना तो तुमने किया था ना, मैंने नहीं। वह उसके बालों में उंगलियां उलझाता हुआ गंभीर शब्दों में बोला। वह तो अभी मुझे पढ़ना था। आप भाग जाते, मेरा साथ देते, क्या चला जाता आपका? तुमसे किसने कहा था शादी के बाद तुम पढ़ नहीं सकती? वह उसे उठाकर अपने साथ बिठाता खुद बेड से टेक लगाता बैठ गया था। शादी के बाद भला कौन पढ़ सकता है? तुम अपने चंदा भाभी को ही देख लो। उनका कितना दिल था वकील बनने का। क्या हुआ? जिस दिन पेपर थे उसी दिन उनकी डिलीवरी थी। अब शादी के बाद औरत घर ही संभाल सकती है या बच्चा पैदा कर सकती है। वह जो नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। मीत की बात पर थमी। वह क्या?
जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुमने मुझसे पूछा, अगर पति पत्नी से प्यार करने पर आ जाए तो वह सारी इच्छाएं पूरी कर देता है और पत्नी भी उसे खुश कर दे वह उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। मीत उसे बहुत पते की बात बता रहा था। मतलब अगर मैं आपको खुश कर दूं तो आप मेरी इच्छा पूरी कर देंगे? वह जोश से बोली, जरूर तुम्हारी इच्छा होगी पढ़ना, और तुम बच्चे पैदा नहीं करना चाहती? वह गंभीर शब्दों में पूछ रहा था। नहीं, सिर्फ डॉक्टर बनने तक। वह अपनी बात रखते बोली, हाँ ठीक है, लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। वह अब बिल्कुल आराम से बोलता अपनी आंखें मूंद गया था। क्या सच में आप मेरी बात मान गए? उसे यकीन नहीं आया। उसके जवाब पर मीत चुप ही रहा। मैंने तो अभी आपको खुश भी नहीं किया और आप मान भी गए। वाह क्या बात है। धारा, लाइट ऑफ कर दो। वह आंखें मीचे ही दोबारा बोला। वह तो झट से उठती लाइट ऑफ कर गई थी। खुशी से मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई, जबकि मीत ने सीधे लेटकर अपनी जिंदगी के 32 साल उसने खुद को अपने पति के लिए संभाल कर रखा था। अपने सारे जज्बात आज की रात वह अपनी पत्नी पर निछावर करके अपनी जुनूनियत की दास्तान सुनाना चाहता था। लेकिन यहाँ उसकी पत्नी को परवाह कहाँ थी। उसके अंदर तो मीत के लिए कोई जज्बात नहीं थे। जितना उसे पाने के लिए जुनूनी हो रहा था उतना ही वो डॉक्टर बनने के लिए जुनूनी थी, और आमने सामने दोनों ही अपने जुनून की आग में जलने वाले थे। इधर अचानक ही चंदा के होठों से सिसकी तेज हुई। उसमें दर्द के असर शामिल थे। क्या हुआ चंदा, तुम ठीक नहीं लग रही हो? वह एकदम पीछे होते उसका चेहरा अपने पास करता फिक्रमंदी से बोला, मैं ठीक हूँ सरजू, फिक्र ना करो। वो वापस उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, चंदा तुम्हारी सिसकियों में दर्द की लहर थी। मुझे बताओ सच सच, क्या कहीं कोई तकलीफ है या दर्द है? वह पीछे होता उसे दूर करता अपनी गोद में बिठा गया था तो वह उसके सीने पर सर रखे आंखें मूंद गई थी। शायद पीरियड्स आने की वजह से दर्द है। वह शर्माते हुए बोली, उफ, तो पहले बता देती। पता भी है, इन पलों में जुनून सा उभर जाता है मेरे अंदर, तुम भी हद करती हो। वो उसे डांटते हुए बोला, आप भी तो कितने दिनों से सब्र करके बैठे थे। मेरा दिल नहीं किया आपको रोकने का या कुछ भी कहने का। वह उसके होठों को चूमती उसके गालों पर हाथ जमाकर बोली, पागल, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम मेरा इश्क हो, जुनून हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद गर्ज बन जाऊं, मैं अपनी परवाह करूं। ऐसा क्यों सोचा चंदा? मुझे अब तुम्हारी बातों ने दुख दिया है। वह उसको एक तरफ बिठाता उठने लगा। कहाँ जा रहे हो? ऐसे जाओगे तो मैं रो दूंगी। वह आंखों में आंसू भरते बोली, कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ तुम्हारे पास। और फिर उसके पास होता पीछे होकर बैठा तो वह उसकी गोद में चढ़ गई। क्या कर रही हो चंदा, लग जाएगी। उसका रोमांस भरा अंदाज देखता वह फिक्र से बोला। वह उसके तरफ अपनी बाहों को जमाए बैठी। वह उसके होंठों पर बुरी तरह से झुकी थी, उसके सांसों को अपनी सांसों में भर गई थी। सरजू ने बिल्कुल उसका साथ न दिया तो वह और ज्यादा गुस्से से उसके होंठों पर वार करने लगी। अरे मेरी जान, बस कर दो, इन होंठों पर रहम करो। मैं सुबह क्या मुंह लेकर जाऊंगा? वह मासूम शक्ल बनाकर बोला। फिर मुझे प्यार दो ढेर सारा, वो मदहोश आवाज में बोलती सरजू के सोए जज्बात को जगा चुकी थी। एक झटके से उसे नीचे करता उस पर कहर ढा चुका था। मैं तो तुम्हें आराम देना चाहता था पर तुम्हें चाहिए नहीं। फिर तो लो मेरी मोहब्बत में आहें भरो। उसके होंठों पर झुकता उसे अपने सीने में दुबका लिया था। इधर मीत अपने सीने पर वजन महसूस करते मीत की आंख खुली थी। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते देखा धारा उसके सीने पर सर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। करीब वो आधे से ज्यादा उस पर अपना वजन रखी हुई थी। उसका रुई जैसा नरम दूधिया जिस्म अपने साथ टच होता महसूस करते मीत के दिल में अनगिनत जज्बात जागे थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से थपक थपक कर सुलाता वह पागल होने को था। धीरे से उसके बाजू को अपने ऊपर से हटाया तो वह और कसमसाकर उसके नजदीक हुई थी। उसकी हर अदा ही जानलेवा थी। उसकी मध्यम सांसें मीत की गर्दन को झुलसा रही थी। इस बार वह कंट्रोल ना कर सका और झटके से उसे खुद से दूर धकेला। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? कोई तूफान आया क्या? उसे लगा नींद से उठने की वजह तूफान था। अगर अब तुम मेरे पास हुई तो तूफान आए ना आए तुम नहीं बचोगी। वह गुस्से से उठता उसे वार्निंग कर रहा था। मैंने क्या किया? वह मुंह बनाती वापस लेटने लगी। करीम मत आना, अब समझी? वह फिर वार्निंग कर रहा था। क्यों, आप कोई बीमार हैं जो छूने से मुझे लग जाएगी? वह जल कर बोली। तुमसे बड़ी बीमारी और कोई हो सकती है भला? वह भी उखड़ता हुआ तंग होकर जवाब देता उसे सुलगा गया था। इस बीमारी से कल आपने सबके सामने मुझसे शादी की थी। आपको याद ना हो तो याद करवा दूं? वह उठकर उसके बराबर में आता गुस्से से बोला। अगर मैं याद करवाने पर आया ना तो उस पल कर बैठ कर रो जाओगी। क्यों शादी की? वह दांत पीसते बोला। ओफो, कितना बोलते हैं आप मीत। उसकी बात पूरी होने से पहले मीत ने उसके होठों को अपनी उंगलियों से बंद करते उसे चुप करवा दिया था।
तुम इस चोंच को थोड़ा बंद ही करके रखो, वरना मुझे उस चोंच को बंद करने के बहुत सारे तरीके मेरे पास हैं। मैं तुम्हारी सांस रोक दूंगा। वो उसके गाल को थपकी मारते हुए बाथरूम में घुस गया। हाय रे, मीत का हाथ कितना कड़क है। वह बड़बड़ाते हुए वापस बिस्तर पर आई और सोने की नाकाम कोशिश करने लगी, क्योंकि एक बार उसकी आंख खुल जाए फिर बड़ी मुश्किल से ही उसे नींद आती थी। नाश्ते के टेबल पर नौकरानी के साथ मिलकर नाश्ता लगवाती चंदा आज थोड़ा स्लो थी। क्या बात है चंदा, हाथ तेज तेज क्यों नहीं हिला रही हो? इतनी सुस्त क्यों हो रही हो? नीलम ने उसकी सुस्ती नोट करते उसे घूरते हुए कहा। जी बस कर रही हूँ। वह तेजी से किचन की तरफ मुड़ी थी, एकदम चकराकर गिरने लगी थी। पास रखी चेयर पर बैठ गई। अब क्या ड्रामा कर रही हो? अब शुरू हुआ ड्रामा? पति आ गए है ना, और ज्यादा ड्रामा करो ताकि तुम्हारा पति तुम्हारे काबू में रहे। दोनों बहू एक से बढ़कर एक आ गई हैं, कोई भी मेरे मन को नहीं भाई। एक वो है जो अभी नई नई ब्याह कर आई है, उसके लक्षण ही समझ नहीं आ रहे। कितना टाइम हो गया है। मजाल है कि कमरे से बाहर निकलकर सास ससुर के पैर छुए। वह अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने जुबान की कड़वाहट बाहर निकाल रही थी और सामने चंदा आई थी किचन से चाय की ट्रे लेकर। चंदा ने पास बैठी अपनी नंद दीपा से कहा, रसोई में और भी खाने हैं, यहाँ टेबल पर लगवा दो। उसी बात पर नीलम भड़क उठी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? घर आए मेहमान से काम करवाती हो, अपना काम खुद करो। वह इतराते हुए बोली। चंदा का दिल दुख गया, उसकी आंखें नम हुई थी। वह बड़ी मुश्किल से उठने ही लगी थी कि सूरज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे फिर से बैठा दिया। मैं लेकर आता हूँ। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। जल्दी से किचन की तरफ गया। अरे सूरज भाई, आप क्यों आ रहे हैं किचन में? मैं ले आती हूँ। दीपा बहुत जल्दी घबराकर उठी थी। जरूरत नहीं, तुम मेहमान हो हमारे घर की और हम मेहमानों से काम नहीं करवाते। वह उसे थोड़ा सा जवाब देता आगे बढ़ गया। किचन का सारा काम दो नौकरानियों के सर पर था, उन्होंने संभाला हुआ था। अरे भैया, आप क्यों आ गए किचन में? बस ला ही रहे थे। नौकरानी ने सारा सामान ट्रे में सेट करते हुए कहा। हाँ ठीक है, ले जाओ, और प्लीज चंदा के लिए अलग से ट्रे में नाश्ता रख कर ले आना। वह अपने कमरे में नाश्ता करेगी। उन्हें बोलता हुआ बाहर निकला। वह सीढ़ियाँ उतरते मीत और धारा को देखता। उन्होंने जल्दी उसका पैर छुए। वह भी खुशी दिल से उनको आशीर्वाद देता। धारा के सर पर हाथ रख गया कि मीत ने लक्की को अपनी बाहों में भरकर देखा। चोट लगी है तुम्हें? वह उसकी फिक्र करते बोला। यार भाई, इतनी भी नहीं लगी, फूल जितना वजन न उठा सकूं। वह लक्की के चेहरे पर प्यार करता उसके गालों को चूम रहा था, जिसने हमेशा की तरह मीत के नाक को अपने मुंह में लिया हुआ था। मीत पूछा, माँ भाभी कैसी हैं? तबीयत ठीक नहीं लग रही। मीत को चंदा का पीला पड़ता चेहरे पर नजर पड़ते बोल उठा था, जबकि मीत की बात पर वह धीमा सा मुस्कुरा दी। भाभी आप ठीक है? उसने तो ध्यान ही नहीं दिया और इस बात से मीत की माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। धारा फिक्र करती हुई उसके पास जा बैठी। कौन सी सास? उसने तो ध्यान ही ना दिया और इस बात से नीलम को बहुत गुस्सा आ रहा था। धारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो तुम लोग, नाश्ता करो। नौकरानी सब कुछ टेबल पर रख चुकी थी। अचानक से सरजू चंदा को बाहों में भरते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां बैठे सब हैरान रह गए थे। खुद चंदा भी घबरा गई। क्या हुआ चंदा बेटा, ठीक है ना? ध्यानचंद अंदर आते अपने बेटे की ये हरकत देखते गहरी सांस भरते बोले, नहीं पापा, इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसे रूम में ले जा रहा हूँ। वह उन्हें प्यार से और गंभीरता से जवाब देता सीढ़ियाँ चढ़ गया। हाय हाय, नाश हो जाए इस जमाने को, ये दिन भी देखना था। कोई बड़े छोटे का शर्म लिहाज नहीं। नीलम सर नामे हिलाती बोली, जबकि बाकी किसी ने कोई भी ऐसा कुछ भी रिएक्ट ना किया। सभी सरजू और चंदा के लिए चाहत से आहें भरते थे। धारा ने मुस्कुराते हुए सास को देखा, जो उन दोनों का प्यार देखकर जल भुनकर राख हो रही थी और सोच रही थी कैसी बेशर्मी है। ध्यानचंद अपनी पत्नी नीलम को छेड़ते हुए कहा, आने वाले टाइम में अपने दूसरे बेटे मीत और धारा का प्यार देखोगी तो बेहोश ही ना हो जाओ। ध्यानचंद अपनी पत्नी नीलम को और सुलगा गए थे। इधर चंदा, आप भी हद करते हैं। सरजू क्या सोच रहे होंगे वहां बैठे सब? मैं नीचे ही ठीक थी। वह शर्म का शिकार हुई। सरजू ने उसे बहुत ही आराम से बेड से टेक लगाकर बिठाया था, नाश्ता करवाया था। तुमको किसी की परवाह करने से पहले अपनी परवाह कर लेनी चाहिए। पागल, क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ने का? अगर कुछ साल और पढ़ लेती तो वकील ही ना बन जाती। जब तुम्हें खुद अपने हक के लिए बोलना नहीं आता, तुम किसी और के लिए क्या बोलोगी? खुद उसको नाश्ता करवा रहा था। उसकी आंखें झिलमिला गई थी। अरे क्यों रो रही हो? ज्यादा दर्द है क्या? वह उसका चेहरा अपने हाथों में भरते बोला, सरजू, मुझे वकील बनना था, पर आज न जाने कैसे वह दिल की बात कर गई। शायद सरजू के हद से ज्यादा मोहब्बत से अपने दिल की बात कर गई थी, तो उसमें इतना रोने वाली क्या बात है? हाफ सेमेस्टर तो तुम्हारा हो ही गया था, बाकी का भी पूरा करके प्रैक्टिस कर लो। मेरी पत्नी चंदा वकील बन जाएगी, सिंपल। वह उसके आंसुओं को रोकता हुआ बोला,
आप सच कह रहे हैं? आप सच में? वह अब खुशी और हैरानी से मिले जुले असर लेकर पूछ रही थी। अरे पागल, इसमें इतनी हैरान होने की क्या बात है? चलो जल्दी से नाश्ता करो और फिर गर्म दूध पियो और रेस्ट करो। कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। नहीं सरजू, तुम सासू माँ की फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा। मुझे नाश्ते के बाद तुम कमरे से बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह उसे प्यार भरी किस किया। खाने की ट्रे एक तरफ रखता उसे दूध का गिलास थमा गया। आप लक्की को ले आओ मेरे पास, बाहर सबको तंग कर रहा होगा। मैंने कुछ कहा है कि आराम करो, मैं देख लूंगा। वह उसे प्यार से डपटते उठा कि चंदा की प्यार भरी नज़रों ने उसको प्यार भरी नज़रों से देखा था। ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसकी नज़रों की गर्माहट खुद पर महसूस करती उसके तरफ देखकर बोली, हे भगवान, आप जैसा हस्बैंड सबको दे, लेकिन मेरा सरजू सिर्फ मुझे दे। भगवान, तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन लेना। सरजू के होंठ मुस्कुराहट में ढीले हुए थे, जबकि वो ये नहीं जानती थी महबूब जब अपने दिल में बसा लेता है तो उसके लिए सब कुछ त्याग दिया जाता है। रिसेप्शन के फंक्शन में हर उस खास आदमी को निमंत्रण भेजा गया था। धारा और मीत की चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। उनकी खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले उसका खुद भाई भाभी थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। इतने में वेटर बड़ी सी ट्रे पर केक सजाए सबको हैरान कर रहे थे। हैप्पी मैरिड लाइफ। सरजू ने मीत को गले से लगा लिया। ये सब सरजू ने उसके लिए प्लान किया था। मीत ने भी तो उसकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर वह कैसे पीछे हटता। मीत धारा ने मिलकर केक कट किया था। खिलाओ एक दूसरे को, चंदा ने प्यार से मीत को कहा तो उसके यूं लिपस्टिक से सजे होठों की लाली उस केक पर लग गया था, जिसे उसने अपनी ग्रीन आंखें घुमाकर मीत को देखा था। मीत का जी चाहा उन होठों को अपने होठों से चूम ले, उन पर अपनी मोहर का रंग छोड़ दे। धारा ने उसके तरफ केक बढ़ाया तो वह भी छोटी सी बाइट लेते मुंह फेर गया। हाय मीत, तुम कैसे हो? तुम्हारी शादी की बहुत बहुत बधाई हो। एक लड़की आते ही मीत के गले से लगी। धारा समेत सभी की आंखें हैरानी से फैली थी। अरे प्रीति, तुम यहाँ अचानक? वहाँ सभी सरप्राइज हुए थे। मीत ने भी मुस्कुराकर उसका वेलकम किया था। बस तुमने नहीं बताया, लेकिन देख लो, मुझे खुद ही पता चल गया। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी और रिश्तेदारों से नहीं मिलवाओगे? वह थोड़ी एडवांस लड़की थी। जरूर मिलवाऊंगा। धारा इधर आओ। धारा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रीति है। मीत ने मुस्कुराते खुशी दिल से सबसे मिलवाया था। यार, तुम बहुत ही लकी लड़की हो, तुम्हें मीत जैसा लाइफ पार्टनर मिला है, वरना कितनी लड़कियों का क्रश हो सकता था। तुम ये नहीं जानती, सब उस पर मर मिटी थी। उनमें से मैं भी एक हूँ। पास जाकर उसके कान में धीरे से बोलती वह धारा को जहर से भी ज्यादा बुरी लगी थी। मीत उसको सबसे मिलवाता, उसको कंपनी दे रहा था। धारा की नजरें बार बार उसकी तरफ भटक रही थी। वह तो जैसे उसे भूल ही गया था, जो चेहरा कुछ देर पहले रोशनी से जगमगा रहा था। बहुत अफसोस हो रहा है। वैसे तुम्हारा दूल्हा अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ खड़ा उसे कंपनी दे रहा है और तुम यहाँ अकेली बैठी हो। उसके पति की कजन दीपा ने धारा पर शब्दों के तीर बरसाए। तुम्हें क्या समस्या है? तुम्हें लिफ्ट नहीं करवा रहे इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? वह एक आंख दबाती अपनी नंद से मजाक कर गई थी। अब वह आंख बगुला होती उसके तरफ मुड़ी। दीपा को भाई की जरूरत नहीं, पर तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा तुम्हारा पति, जरा संभाल लो, नहीं तो वो प्रीति तुम्हारे पति को लेकर उड़ जाएगी। फिर मैं तुम्हें राय दे रही हूँ तो ले लो। उससे जलती एक आंख वह भी दबाती स्टेज से नीचे उतर गई, जबकि धारा अब बहुत बेचैन हो गई थी। वह बात नोट कर रही थी। वही बात दीपा ने भी तो नोट की थी और शायद बाकी लोग भी कर रहे होंगे। रिसेप्शन का फंक्शन अब खत्म हो चुका था। सभी अपने घरों को जा चुके थे। प्रीति परेशान होते बोली, काफ़ी रात हो गई है और मेरा ड्राइवर अभी तक नहीं आया। मीत है ना, तुम्हें छोड़ आएंगे। पार्ट टाइम में फ्री डिलीवरी का काम भी करते हैं। धारा जो पहले ही जली भुनी बैठी थी, प्रीति के बात पर जला हुआ जवाब दिया। उसकी बात पर चंदा को खांसी का दौड़ा पड़ा। प्रीति, इतनी रात गए कहाँ जाना है? आप भी हमारे साथ घर पर चलो, सुबह चली जाना। चंदा ने जल्दी ही प्यार से उससे बात की। जी भाभी, बिल्कुल। उस हवेली में वैसे भी सुबह शाम आने वालों के लिए भंडारों का इंतजाम किया जाता है। आप भी उस प्रसाद को जरूर ले जाना। धारा अभी भी अपने जुबान से जहर उगलना बंद नहीं कर रही थी। धारा, चंदा भाभी ने उसे कहा। धारा को मजाक करने की आदत है। उसने आंखें दिखाई। एक्सक्यूज मी भाभी, मुझे घर जाना है। और सरजू भैया से कहो मुझे घर छोड़ दे। वह अपनी भारी भरकम ड्रेस संभालती बोली और स्टेज से उतरी, जबकि उसका शब्द रुंध सा गया था। उसका मुंह अब हॉल से बाहर की तरफ था। लड़की बिना मीत बिना किसी के तरफ देखे धारा के पीछे ही था। कहाँ जा रही हो रात के इस वक्त अकेले? धारा बहुत तेज गुस्सा हुई थी। उसकी कलाई को मीत ने थामा
तो वो भड़क उठी थी। जब स्टेज पर सारा वक्त अकेली बैठ सकती हूँ तो यहाँ से अकेली चली भी जाऊंगी, क्या फ़र्क पड़ता है। आप जाओ, अपने दोस्त को कंपनी दो। वह भी अब गुस्सा होते बोली थी, क्या तुम्हें जलन हो रही है। मीत को उसका अंदाज देखते हैरानी हुई। कल तक तो उसके जज्बात ही मुर्दा थे, आज कैसे जिंदा हो गए। मैं उस प्रीति से क्यों जलूंगी। जले मेरी जूती। उस वक्त वह कहीं से भी एक डिसेंट लड़की नहीं लग रही थी सिवाय अपने हुलिये के, वरना उसके जुबान के जहर को कोई सुन लेता तो अपने कानों को हाथ लगाता। कोई समस्या है तुम दोनों को। सरजू लक्की को गोद में उठाए उन सबको अंदर से बुलाने आया था। उनको गेट के पास खड़े बहस करते देखा। थोड़ा गंभीरता से पूछा। धारा ने पलकें झुका ली। शॉल कहाँ है धारा। उसे यूं ही खड़ा देखकर मीत को घूरने लगा। उसे अपनी दुल्हन का ख्याल रखना चाहिए। चंदा शॉल लिए आई और धारा के ऊपर उड़ा दिया। गाड़ी रेडी है, तुम दोनों जाओ और मुझे अब दोबारा लड़ते दिखाई ना दे देना। सरजू उन्हें वार्निंग करता बोला तो मीत उसका हाथ थामे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। कोई हल नहीं इनका। अब शादी हो गई है, बजाय मैच्योरिटी दिखाने की वह अभी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। धारा में अभी बचपना है। सरजू चंदा के साथ उसे लिए बाहर आया। चंदा ने कहा, उन्हीं के दम से तो रौनक है, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहा करें, यही जिंदगी है। चंदा ने मुस्कुराकर कहा। बाकी सब जा चुके थे। प्रीति को भी उसका ड्राइवर लेने आ गया था और मीत अपनी पत्नी धारा की तेजी देखने के बाद उसने कानों को हाथ लगाते वापसी की राह पकड़ ली थी। कमरे में आते ही धारा शॉल उतारकर बिस्तर पर उछाल दी। अपना पर्स ड्रेसिंग टेबल पर फेंका। उसका गुस्से से बुरा हाल था। आज जितनी वह खुश थी उतना ही इस वक्त अब अपसेट हो रही थी। अपने ज्वेलरी उतारकर झटके से टेबल पर पटक दिया। मीत चुपके से उसके अंदाज को देखा। सोफे पर जा बैठा। वो मोबाइल पर इंस्टाग्राम देखने में लगा हुआ था। अपना लाल दुपट्टा उतारकर एक तरफ रखा। उसकी खूबसूरती को देखते पल में मीत की आंखों में खुमारी उभरी थी। खुद पर काबू पाना बड़ा मुश्किल लग रहा था। जल्दी से उठता, उससे नजर चुराता, अलमारी से अपना ड्रेस निकालने लगा। उसका यूं नजरअंदाज करना धारा को और ज्यादा सुलगा गया था। उसने भी अलमारी की तरफ बढ़ते अपनी ड्रेस निकाले और मीत के आगे से मुंह फेरती ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। अब वह 16 पूरी आग बन चुकी थी। हे भगवान, मुझे अब अपने ऊपर कंट्रोल दे कि मैं इस आग से खुद को बचाऊं। वह गहरी सांस भरते सरनामे झटकता बाथरूम का रास्ता पकड़ लिया था। टीवी पर न्यूज चल रही थी। 1 हफ्ते के बाद करवा चौथ है और इस बार बाजारों में बहुत भीड़ थी। ध्यानचंद अपनी पत्नी नीलम को प्यार से बोलते। ध्यानचंद जी मुस्कुराए। हे भगवान, सबके लिए ये करवा चौथ सही साबित हो। इस बार तुम मुझे गिफ्ट में क्या दोगे। वह उनकी तरफ मुड़ी। बड़ी प्यार से पूछ रही थी। जो आप हुक्म कर दो। वह भी खुश दिल से बोले। मैं तो कहती हूँ इस बार तुम मुझे कहीं तीर्थ यात्रा पर ले जाना। नीलम कहीं घूमने फिरने नहीं गई थी। उसे अब बहुत घूमने का मन हो रहा था। इसलिए ध्यानचंद अपनी पत्नी को खुश करने में लगे हुए थे। जिस तरह मेरी जान बोलोगी, वह नीलम के पास बैठते प्यार से देखने लगे। वैसे ध्यानचंद बूढ़े हो गए हो, जरा भी शर्म नहीं। क्या कर रहे हो। अब थोड़ा शर्म लिहाज भी तो कर लिया करो। अरे भाई, मेरी खुद की धर्मपत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। मैं चाहे जो करूँ, किसी से क्या लेना देना। वह भी अच्छे खासे रोमांटिक हो रहे थे। कोई देख लेगा। वह आज बहुत शर्मा रही थी। यार, अपने रूम में किसी को क्या लेना देना। आप पास आकर बैठो मेरे। वह उनका हाथ थाम गई। ध्यानचंद, दादा बन गए हैं आप, लेकिन आज भी देखो, लगता है अभी भी 18 साल के नौजवान वाली बातें करते हो। और मैं जो अक्सर सोचती थी, आपका ये बड़ा बेटा किस पर चला गया है, और आज पता चल रहा है वह बाप पर ही तो गया है। वह गुस्से से बोली। अच्छा, तो मीत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वह नीलम के कमर पर हाथ डाले बोले। वह मेरा बेटा है, देखिएगा, बिल्कुल भी पत्नी को मुंह नहीं लगाएगा। थोड़ा इतराकर बोली तो ध्यानचंद ठहाका लगाकर हंस दिए। वक्त आने दो, आपका वह बेटा आपके पति और आपके बड़े बेटे का भी रिकॉर्ड ना तोड़ दे तो मेरा नाम तुम कुछ और रख देना। वो पूरे जोश से बोलते उन्हें नाराज कर गए थे, जबकि इधर धारा अपनी बात पर अड़ी रही। बिस्तर पर आकर लेटा तो लाइट्स ऑफ कर दी। डिम लाइट में वह धारा के काट खाती हुस्न से बच सकता था, वरना आज तो उसके तेवर ही निराले थे। वह लाइट पिंक कलर की सिल्क की नाइटी पहने बाहर निकली। उसे सर से पांव तक देखता वह अपनी आंखों को मूंद गया, जबकि वो मजे से आकर उसके लेफ्ट साइड में लेट गई। उसके जिस्म से उठती महक महसूस करते वह खुद तड़प उठा था। उसका जिस्म जैसे सोला दिखने लगा था। दूसरी तरफ वो मीत की इतनी लापरवाही पर, उसको इग्नोर करने पर जल भूनकर राख हो रही थी। भले ही वो उससे शादी से मना कर रही थी, लेकिन अब वो मीत पर सिर्फ अपना हक समझती थी। कोई गैर लड़की आकर उससे गले कैसे लग सकती थी। उसका बस नहीं चल रहा था।
या तो वह उस लड़की को जान से मार दे या साथ लेटे अपने पति को मार डाले। आज सारा दिन उस बलकटी के साथ वक्त बिता रहा था। न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वह सीधी होती उसके तरफ मुंह फेर कर उसे देखने लगी, जो अपने माथे पर बाजू रखे शायद सो रहा था, और उसका सोना भी धारा को हजम नहीं हो रहा था। धीरे से खिसक कर उसके पास होती, जबकि उसका यूं पास आना मीत को हैरानी में डाल रहा था। फिर धीरे से अपना हाथ टच करती, जैसे वह अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। मीत अपना दिल हथेली पर धड़कता हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसको यूं चुप लेटा देखा। वह खिसक कर उसके पास हुई, उसकी धड़कनें अपने कंधे से महसूस करते अपना होंठ दांतों तले कुचल गया। अब क्या समस्या है धारा, क्यों पास आ रही हो? वह झुंझला उठा था, जबकि उसके इस तरह काट खाने वाली एक्टिंग पर अपनी आंखों में आंसू भर लाई। दूर होकर नहीं सो सकती, उसके अंदर अभी भी जहर भरा हुआ था। उसके बात का जवाब देना चाहा, लेकिन आंसुओं ने गले में आवाज दबा दी। जल्दी से पीछे होती, अपना तकिया उठाती, सोफे पर जाकर लेट गई। अब उसका ये एटीट्यूड देखा, वह उस पर गुस्सा हो गया, जबकि वह अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़कर आंसू बहा रही थी। कभी कभी किसी का ऐसा एटीट्यूड कुछ भी सोचने समझने के दिमाग को सुन कर देता है। वह होंठ भींचे उठा उसके पास आता, उसे अपनी बाहों में भर गया। छोड़िए मुझे, वह रोती परेशान होती, हाथ पैर चलाती, खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी, जबकि मीत ने उसे बिस्तर पर लाकर ही दम लिया। लड़ना है, रोना है, जो करना है यही करो, बिस्तर से एक कदम भी नीचे मत उतरना। वह गुस्से में घुर्राया, क्यों नहीं जाऊं? मेरे पास होने से आपको समस्या हो रही है। पूरा बेड चाहिए आपको सोने के लिए, तो सो जाइए। अपने बेड पर पैर फैलाती बोली, कल यहाँ इस तरफ मैं अपना बेड लगवा लूंगी। वह गुस्से में क्या से क्या बोलती जा रही थी, उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। धारा, मैं तुम्हें बेड पर सोने से मना नहीं किया, लेकिन तुम भी जानती हो तुम किस तरह मेरे पास आ रही थी। क्या तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरे पवित्र रिश्ते में हो? अगर मैं कल को बहक गया तो इल्जाम भी मुझे दोगी। मुझे आपके सीने पर सर रखकर सोना था, जैसे बाकी कपल सोते हैं। वह मुंह बनाते अपना दर्द सुनाने लगी। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी ना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वह जज करते बोला, आप समझा दें, क्या समस्या है आपको? क्या मैं आपके सीने पर सर रखकर सो नहीं सकती? वो परकटी सीधा आपके गले लग गई थी तो उसे आपने कुछ नहीं किया, जबकि मेरा हक है वो मुझे दे नहीं रहे। वह उस पर घुटने के बल आगे होती उसके पास पहुंची, जो हैरानी से उसे देख रहा था। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि मीत ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने से जकड़ लिया था। दोनों की धड़कनों ने एक दूसरे के संग मिलकर अपनी शर्त छेड़ दी थी, तो तुम्हें अपनी पत्नी वाले अधिकार चाहिए। अब की बार मीत उसे आश्चर्य से देखने लगा। पत्नी हूँ तो फिर पत्नी वाले ही अधिकार लूंगी ना, पति वाले तो लेने से रही। और अगर तुम्हें उन अधिकारों को पाने के चक्कर में बच्चा हो गया तो तुम्हारी पढ़ाई का हर्जाना होगा। एक पल को वह चुप हो गई। आप मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ, एक दूसरे के पास चिपक कर सोने से कोई बच्चा नहीं होता। वह जैसे उसे पते की बात बता रही थी। जब तुम मेरे नज़दीक आओगी तो तूफान खुद ब खुद आ जाएगा। वह उसे तकिए पर पटकते अपनी शर्ट उतारता उस पर मोहब्बत का पहला वार किया था। ये क्या करने लगे हैं आप? वह अब हकलाई थी, उसका दिल सीने से तोड़कर बाहर आने को था। मतलब तुम्हें तुम्हारा अधिकार दे रहा हूँ जो मैं किसी और को नहीं दे सकता। तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ जो तुम्हारा है सिर्फ तुम्हारा है। वह उसके कानों में मीठी बातें करता उसे तड़पाने पर मजबूर कर गया। उसके गालों पर अपने होंठ रखते उसे चूमता उसकी थोड़ी पर होंठ रख गया। एक गहरी सांस भरते आंखें मीचे बोला, बस इतना अधिकार बहुत है यार, या आगे बढ़ूं? वह गंभीर शब्दों से उसे पूछ रहा था। अब क्या ऐसा करने से बच्चा ठहर जाएगा? वो बड़ी मासूमियत से पूछती उसे गूंगा कर गई थी। नहीं, उस स्टेप से हम काफ़ी दूर हैं। पहले तुम डॉक्टर बन जाओ, फिर बच्चे का प्लान कर लेंगे। वो पीछे होकर लेटा, उसका सर अपने सीने पर गिरा गया। चाहकर भी उसे खुद से दूर रखने की सजा नहीं दे सकता था। आप नज़दीक आओ मीत, हम बच्चे को भी पाल लेंगे जैसे तुम्हारे भैया और भाभी पाल रहे हैं। फिर बाद में डॉक्टर भी बन जाऊंगी, जैसे अब भाभी अपनी पढ़ाई शुरू करने लगी हैं। वह उसके सीने पर हाथ रखे उसके सीने के बालों में हाथ फेरती उसे अजीब हैरानी में डाल गई थी। तुम्हें किसने कहा? वह चंदा भाभी के लिए खुश हुआ था। भाभी ने, और ये भी बताया खुद भैया ने भी उनसे कहा कि वे आगे बढ़ सकती हैं। वे हर कदम पर अब उनके साथ हैं। आप भी मेरा साथ देंगे ना? वह सर उठाकर पूछती इतनी प्यारी लग रही थी कि मीत चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और प्यार से उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया। आज सारा दिन उन होठों ने उसे बहुत सताया था। बदला लेना तो बनता ही था। मीत वे जरा सा पीछे हटा कि वह गहरी सांस भरती, उसका नाम लेती,
उसे और ज़्यादा मदहोश कर गई। उसके नाइटी को उतारता अपने होठों से उस पर चुम्मियों की बरसात कर गया। वो आहें भरती उसके बालों में उंगलियां उलझा गई, उसे और ज़्यादा खुद में उलझाए जा रही थी। बस धारा, इससे आगे बढ़ा तो सारी हदें तोड़ दूंगा। बहुत ही जुनूनी हो, मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। आग और घी की तरह जल रहे थे। थोड़ा तरस करो मुझ पर। वह जरा सा ऊपर होता बोला, उसे पीछे हटाता ऊपर की तरफ उठने लगा। उसने मीत के होठों को अपनी पकड़ में ले लिया था। ऐसे मोड़ पर आकर वह उसे पूरा किए बिना कैसे छोड़कर जा सकता था। उसके इस व्यवहार ने सारे बंद ताले तोड़ दिए थे। अब मीत के अंदर का तूफान बाहर निकलने को बेताब हुआ था। दोनों ही एक दूसरे में गुम होकर सब कुछ भूल बैठे थे। उसका जुनून देखकर अब धारा की बस हुई थी। आंसू पलकों के बाहर तोड़कर आए थे, लेकिन वह भी उसके साथ उसके प्यार में गुम हो गई थी। इधर चंदा और सरजू गहरी नींद सोए हुए थे। जब छोटे से लक्की अपने झूले से उतरकर मजे से माँ बाप के पास जाते उनके ऊपर लेट गया था। उसका सर माँ के ऊपर था, जबकि धड़ बाप पर फैला हुआ था। अचानक से सरजू की आंख खुली। अपने बेटे की इस तरह प्यार और हरकत देखकर उसके होठों पर एक मुस्कान आया था। वह उठकर बैठता लक्की को अपनी गोद में भर गया ताकि चंदा की नींद खराब ना हो। उठ गया मेरा शेर, सुबह सुबह क्या स्कूल जाना होता है जो जाग जाते हो? वह बेटे को सीने पर लिटाता बोला था। उसको प्यार करने लगा। वह खिलखिलाकर हंसा था। उसकी खिलखिलाहट सुनती चंदा भी जाग गई थी। बच्चे, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों जाग जाते हो? घड़ी में टाइम देखी चंदा ने उबासी लेते पूछा। यह हमारा टाइम है मैडम, आप सो जाइए, मैं उसे बाहर ले जाता हूँ, तुम आराम करो। चंदा के माथे पर किस करता उठा। सरजू वो पीछे से उसका हाथ थामे रोक गई। प्लीज आप मेरी आदतें ना बिगाड़ो, बाद में आपने ऑफिस चले जाना है, मेरी आदतें खराब हो जानी है। वह उठते हुए बोली। सरजू कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। वह आंख बंद करता उठ गया था। इतना प्यार क्यों करते हैं सरजू? कभी कभी तो मुझे डर लगने लग जाता है। डरती शब्दों में बोली, हर पत्नी की शिकायत होती है प्यार क्यों नहीं करते, और तुम्हारी शिकायत है क्यों करते हैं। यहाँ आओ, मैंने तुम्हारे करवा चौथ के लिए बहुत प्यारा सा सेट देखा हुआ है। वह कुछ याद आने पर उसे बहुत खूबसूरत ज्वेलरी दिखाने लगा। हे भगवान, ये तो बहुत ही प्यारा है, आपने खरीद लिया क्या? चंदा ने बड़े जोश अंदाज में पूछा। नहीं, मैं ऑर्डर देकर आया हूँ, भी जाना है। वो मोबाइल बंद करते वापस जेब में रखा। तेज रफ्तार में लक्की के तरफ मुड़ा जो कमरे से बाहर जाने को तड़प रहा था। बस उसे तो पूरे घर में घूमने का शौक है, जरा सा छोड़ो फिर देखिए उसकी स्पीड। वे लक्की को प्यार से देखते बोली। सरजू को चुप पाया तो उसके तरफ देखने लगी। क्या हुआ? उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ ध्यान दिलवाने लगा। सोच रहा हूँ इस खिलौने के साथ एक और खिलौना मिल जाती तो क्या ही बात थी। सरजू की बात चंदा के चेहरे पर गुल खिला गई। आपको बेटे की इच्छा है? वह मीठी निगाहों से देखते पूछ रही थी। तो सही है, उसके गर्दन पर अपने होठों से रगड़ गया। लेकिन जब तुम कामयाब हो जाओगी, वकील बन जाओगी, तब उसके बाद नेक्स्ट प्लान करेंगे। सरजू की बात पर चंदा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट सजी थी, जबकि सरजू लक्की के साथ बिजी हो गया था। इधर धारा, यार निकल भी जाओ, अब और कितनी देर लगानी है? इतने में बंदा 10 बार नहा कर आ जाए। वो बाहर खड़ा उसे बातें सुना रहा था। 1 घंटे से भी ऊपर हो गया था, वह बाहर नहीं आई थी और अब मीत के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। बाथरूम का दरवाजा खुला, धड़ल्ले से बाहर निकली बड़बड़ाते हुए कॉटन के ऑफ वाइट सूट में। उसका रंग तो और भी ज्यादा निखर गया था। मीत का सारा गुस्सा झाग की तरह बह गया था। क्यों रो रही हो? ये निशान नहीं जा रहे, सब देखेंगे तो क्या कहेंगे? वह अपने गर्दन पर पड़े रेड निशान को, उसकी मोहब्बत को अपनी गर्दन पर दिखाते सिसकी लेते पूछ रही थी, जिन्हें शायद वह रगड़ कर और ज्यादा लाल कर गई थी। मीत ने माथा मसला। तुम्हें किसने कहा ये नहाने से खत्म हो जाएगी? अपने बायों के साथ थोड़ी रोमांस की किताबें भी पढ़ लेती तो ये सब ना देखना पड़ता। उसे आईने के सामने लाता, खड़ा करता, अपनी मोहब्बत के निशान दिखाता। अपना होंठ दांतों तले दबा गया। रात को वह सच में बहुत बेकाबू हो गया था। धारा के निशान की उसने परवाह नहीं की थी। ये मेकअप नजर आ रहा है, उसे छुपाओ। वह उसके सामने अपने होंठ उसके होंठों से रगड़कर बोला। खुद उसको अपने होंठों से जोर से दबाता बाथरूम में घुस गया था। धारा अचानक अपने होंठों पर होने वाली अफरा तफरी पर चिल्लाई थी। वो बाथरूम में बंद होता बोला, मर्द को काबू करना हो तो औलाद की जंजीर ही काबू कर सकती है। ठीक होगा, पढ़ाई से ज्यादा अपने पति पर ध्यान दो। बहुत खूबसूरत और हैंडसम है। खुला सांड की तरह छोड़ दोगी तो कोई भी ले उड़ेगा। ऐसे मत बोलो। रिसेप्शन पर आई अपने दोस्त को तो वह इतना सुना गई थी। मेरा तो एक ही फंडा है, सब बातें एक तरफ, हस्बैंड का प्यार एक तरफ। अगर हस्बैंड आपके साथ है ना, तो भगवान की कसम दुनिया की कोई ताकत आपके रास्ते में नहीं आ सकती। उसकी बात तो 100% बिल्कुल सच थी।
और उसका सबूत तो वह बार बार सरजू और चंदा पर देखती आई थी। उसकी बातों का ही असर था। वह रात को मीत के साथ अपना रिश्ता पूरा कर गई थी। मेकअप से सारे निशानों को छुपाती, अब अपने बाल सुखा रही थी। जब महबूब आपके प्यार में डूब जाए तो तुम जो कहोगी वह सुनेगा भी और मानेगा भी और जानेगा भी। अपने हस्बैंड की बात याद करते वो फिर मुस्कुराई। अब वह हल्का फुल्का जेवर पहनती बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। मीत भी निखरा निखरा सा बाहर आया तो धारा ने आंखों ही आंखों में उसकी नजर उतारी। बहुत मुस्कुराए जा रही हो, मुझे तो लगता था सुबह उठकर मुझे तो बातें सुनाओगी। लाइट बंद करता तंग कर रहा था। मैं क्यों बातें सुनाने लगी। वह उसके पास होती, मोहब्बत भरे शब्दों में कहती, उसके शर्ट के बटन बंद करने लगी। यार तुम्हारा इतना प्यार करना मुझे हजम नहीं हो रहा, थोड़ा लड़ लो, मुझे सुकून आ जाएगा। उसकी कमर पर हाथ डाले उसे खुद से पास करता उसे ड्रेसिंग टेबल पर बिठा गया था। आप खुश हैं? वह उससे न जाने क्यों पूछ बैठी थी। एक पल को मीत उसका हाथ थामे बोला, क्यों तुम खुश नहीं? वह उसके कंधे पर हाथ रखकर जरा सा उसके चेहरे के पास झुका। वह उसके गले के आसपास बाहें फैला दी। मुझे हमेशा यूं ही प्यार करते रहोगे ना? ये प्यार कम तो नहीं हो जाएगा? कभी नहीं होगा, लेकिन अब थोड़ा और स्वीट रही तो मैं तुम्हें खा भी जाऊंगा। वह उसके नाक के साथ नाक रगड़कर बोलते, एक परफ्यूम उठाकर उसे देता। वह खुद पर छिड़काव करने का इशारा कर गया। उस पर छिड़काव करने के बजाय वह खुद पर करने लगी तो वह अपना माथा पीट कर रह गया। तुम नहीं बदल सकती, उसे गुदगुदी लगाते खिलखिलाने पर मजबूर कर गया। इधर करवा चौथ वाले दिन नीलम अपने दोनों बहू के साथ सरगई कर रही थी और दोनों बेटे भी साथ थे। उनका कहना था, हम अपनी पत्नी के साथ साथ हम दोनों भी भूखे रहेंगे। ये बात सुनती नीलम मुस्कुराई थी, क्योंकि ध्यानचंद भी अपनी पत्नी के लिए बरसों से करवा चौथ का व्रत रखते आए थे और उनके बेटे भी यही सब देख रहे थे। शाम को 4 बजे सब मिलकर पूजा करने लगी थी, जिसमें औरतें बड़ी सज धज कर कहानी सुनने लगी थी। घर में बहुत सारा पकवान बना था। ध्यानचंद भी अपनी पत्नी के लिए चुपके से गिफ्ट लेकर आए थे। इधर सरजू भी अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेकर आया था। उसके बाद मीत ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया था। चांद देखने के बाद अपनी अपनी पत्नियों को पानी पिलाने के बाद उस गिफ्ट को खोला जाना था। मीत धारा को कह रहा था, गिफ्ट तुम खोलोगी, पर धारा ने अपनी सास को कहा कि आप सबसे बड़ी हैं, इस गिफ्ट को आपको ही खोलना चाहिए। आखिर नीलम ने उस गिफ्ट को खोला तो अपने बेटे पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसमें सभी के लिए ज्वेलरी थी। पूरा परिवार एक तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा कर रहा था। उसके लिए सारा इंतजाम था, होटल से लेकर दर्शन करने तक का सब कुछ मीत ने अरेंज किया था। घर में बहुत खुशहाली थी। तीर्थ यात्रा पर लौट कर आने के बाद नीलम का मन भी अपनी बहुओं से मीठा हो गया था। नीलम ने अपने दोनों बहू को स्वीकार कर लिया था। इधर धारा पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन वह प्रेग्नेंट हो गई थी। धारा ने एक बेटी को जन्म दिया था और लक्ष्मी के आते ही सारे घर में जैसे खुशहाली की धूम मच गई थी। बहुत बड़ी पार्टी दी गई थी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।